नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मिडिल ईस्ट जल रहा है। इजराइल और ईरान के बीच जंग तेज हो गई है। मिसाइलें आसमान चीर रही है। धमाकों की आवाज अब सिर्फ तेहरान या तेल अवीव में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। और इस बमों की लड़ाई के बीच एक देश धीरे धीरे बुरी तरह फंसता जा रहा है, वो है पाकिस्तान। पहले तो पाकिस्तान ने इजराइल पर परमाणु हमले की धमकी दे डाली, बाद में खुद ही सफाई देनी पड़ी कि ऐसा कुछ नहीं कहा गया, लेकिन इजराइल ने इसे गंभीरता से लिया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुलकर कहा कि ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। इस बयान के बाद पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ गई है। बवाल के बीच 21 देशों ने साझा बयान भी जारी किया है, जिससे भी पाकिस्तान फंसता नजर आ रहा है। साथ ही पाकिस्तान में पेट्रोल पंपों पर ताले लटक रहे हैं। लोग लंबी लंबी कतारों के बाद भी खाली हाथ लौट रहे हैं। कराची से लेकर बलूचिस्तान तक ईंधन संकट गहराता जा रहा है। उधर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर अमेरिका में पहुंचे थे, लेकिन वहां उनका स्वागत नारेबाजी और विरोध प्रदर्शनों से हुआ है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी मूल के लोग ही मुनीर को घेर बैठे, लोकतंत्र की बहाली और सेना के दखल को खत्म करने की मांग भी की है। तो कैसे हर मोर्चे पर फंस गया है पाकिस्तान, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ईरान इजराइल युद्ध में कैसे पाकिस्तान फंसता दिख रहा है? देखिए, पाकिस्तान की मुसीबत इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। अंदर खाने सारे लोग मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम ब्रदरहुड और तमाम तरह के इस्लामिक मुल्क के ऊपर इजराइल ने हमला कर दिया, हमें साथ होना चाहिए। और उनका फील्ड मार्शल जो है वो अमेरिका में नज़र आ रहा है। तो कैसे युद्ध लड़ोगे? लेकिन आपने जो खबर दी कि 21 मुस्लिम देशों ने ईरान के पक्ष में एक बयान जारी किया। अब हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भी एक सीख है इसमें। हिंदुस्तान में मुसलमानों के जो संगठन हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या तमाम लोग, और ये हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म का ढोंग रचने वाली पॉलिटिकल पार्टीज जो ईरान की तरफदारी कर रही है, उनके लिए एक तमाचा से कम नहीं है। दुनिया भर में 57 इस्लामिक मुल्क हैं। साइन और ईरान के पक्ष में बयान जारी कर रहा है कितने? 21। मतलब जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो मेजॉरिटी में ईरान के साथ नहीं है। और मेजॉरिटी नहीं, आप तो ये समझिए कि 1/3 के आसपास 21 वो आपके साथ है। बाकी दुनिया मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम नहीं होना चाहिए। अब ये न्यूक्लियर करने की जो आदत पाकिस्तानियों की थी, तो उसके रक्षा मंत्री का बयान आया कि हम तो ईरान के साथ हैं, अगर ईरान के ऊपर कोई न्यूक्लियर हमला हुआ तो हम न्यूक्लियर हमला कर देंगे इजराइल के ऊपर। भाई, पहुंच पाओगे तुम वहां तक? मिसाइल है तुम्हारे पास। पाकिस्तान से इजराइल की डिस्टेंस भी पता है इस बेवकूफ़ रक्षा मंत्री को। तो ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया और फिर डांट पड़ी होगी मुनीर को, जो अमेरिका में बैठा हुआ है। फिर आपने रिट्रैक्ट किया अपने बयान से, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं कही गई। तो ये मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की स्थिति जो है वो ऐसी हो गई है कि ईरान और इजराइल लड़ाई के बीच पाकिस्तान 100 जूते भी खाएगा और 100 प्याज भी खाएगा। तो कैसे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ से फंस चुका है पाकिस्तान? देखिए, अभी न्यूक्लियर वेपन्स की बात चल रही है। पूरे दुनिया में इस बात की चर्चा है कि किसके पास है और किसके पास होना चाहिए। अगर पूरे दुनिया भर में न्यूक्लियर वेपन्स रखने वाले देशों में देखें तो पाकिस्तान ऐसा एक छिछला देश है जो हमेशा धमकी की भाषा का इस्तेमाल करता है। अगर रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो क्या रूस की तरफ से कभी कहा गया कि परमाणु हमला कर देंगे यूक्रेन के ऊपर?
या अटैक कर देंगे। अगर यूरोप के दूसरे देश सहायता कर रहे हैं यूक्रेन का, तो हम दूसरे देशों पर, फ्रांस पर, जर्मनी पर, ब्रिटेन पर कहीं भी हमला कर देंगे परमाणु बम से। ये कभी रूस ने नहीं कहा। या अमेरिका ने जब हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु हमला किया, उसके बाद से जितने भी युद्ध हुए, चाहे कोरियाई युद्ध हो, वियतनाम में अमेरिका फंसा हुआ था, फिर भी उसने कभी न्यूक्लियर अटैक की बात नहीं की। ना फ्रांस ने कभी की, ना ब्रिटेन ने कभी की। भारत अपनी पॉलिसी में ही रख लिया है कि नो फर्स्ट यूज, हम पहले हमला नहीं करेंगे। लेकिन इसी संदर्भ में पाकिस्तान है, ऐसे इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। ये माना जाता है कि इजराइल के पास भी है, घोषित नहीं किया गया है। पूरे दुनिया में ये नहीं कहा जा रहा है कि इजराइल के पास है, कंफर्म है, तो वो कहाँ रखे हैं, क्या करता है। लेकिन फिर भी इजराइल ये मानता है एनपीटी पर सिग्नेचर ना करने वाले देशों में भी भारत है, क्योंकि उनको लगता है भारत को कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये डिस्क्रिमिनेशन करता है कि आगे आप कैसे विकसित करेंगे, नहीं करेंगे। उस पर इतने प्रतिबंध लगा के रखे हैं कि भारत ने कहा हम इस पर एनपीटी पर साइन नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति, अभी भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चला, उसमें भी पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने कहा, यह सामान्य स्थिति नहीं है। पाकिस्तान के मंत्री अगर कह रहा है कि हम तो न्यूक्लियर वेपन वाले देश हैं और भारत पर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, हम परमाणु हमला कर देंगे। उसके बाद अभी ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष चल रहा है किस मुद्दे पर, कि ईरान ने परमाणु बम तैयार करने की पूरी व्यवस्था कर ली है। और मिडिल ईस्ट में जितने देश हैं उसमें एक पाकिस्तान ऐसा देश है जिससे खतरा होता है कि वो किसी आतंकी संगठन को भी बेच देगा। और उसके बाद अगर ईरान के पास भी हो जाए तो ईरान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके साथ भी वो जितने समर्थन दे रहा है आतंकी संगठनों को, और केवल समर्थन पैसे से नहीं देता, और छोटे मोटे हथियारों की बात नहीं है। हिजबुल्लाह के पास मिसाइल है, हमास के पास मिसाइल है, और ये मिसाइल यही सारे देश देते हैं और वहीं से खरीद कर लाता है, उन्हीं के पैसे से इस्तेमाल करता है। तो मिसाइल दे सकता है तो परमाणु बम भी दे सकता है। इजराइल को ये खतरा है। तो इजराइल ने जिस तरीके से परमाणु ठिकानों पर हमला किया ईरान के, और परमाणु ठिकाने ध्वस्त किए, आगे भी इसी बात की चर्चा हो रही है कि अगर परमाणु फैसिलिटी बंद कर देता है, बम बनाने की फैक्ट्रियां बंद कर देता है, तो फिर उसके बाद ईरान को बख्श दिया जाएगा, नहीं तो ईरान का अंत सामने पड़ा हुआ है। तो ऐसे में पाकिस्तान जब कह रहा है कि हम भी एटम बम देंगे ईरान को, तो इजराइल को तो इंतजार है भारत का, क्योंकि पहले भी इजराइल ने भारत से ऐसे मुद्दों पर समर्थन की मांग की थी, कांग्रेस की सरकार के समय भी, कि अगर आप चाहते हो, आप समर्थन देते हो, तो हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को ध्वस्त कर देंगे। लेकिन भारत ने इशारा नहीं किया। इसलिए अब तो डर इस बात का है कि जब वो 1500 किलोमीटर जाकर ईरान में तबाही मचा सकता है, तो 500 किलोमीटर और बढ़ने में इजराइल को बहुत समस्या नहीं मतलब होगी। अब परमाणु ठिकाना कहीं अगला टारगेट ना हो जाए। बिल्कुल अगला टारगेट होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो राजीव जो बात कह रहे हैं इसमें तो सच्चाई भी है। अभी जो लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी है, जो स्पोक्स पर्सन है ISPR जो आर्मी का, उसके पिता ने तो यही काम किया था, इसके पिता ने तो यही काम किया था। उसको आप ये समझिए कि पाकिस्तान का जो चीफ स्पोक्स पर्सन है, उसकी आर्मी का, उसका बाप, वो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। क्यों? क्योंकि ओसामा बिन लादेन को वो न्यूक्लियर वेपन सप्लाई करने की बात कर रहा था। या आप समझिए कि भाई ये पाकिस्तानी, ये तो किसी भी हद तक गिर जाएंगे। ईरान के ऊपर हमला इसलिए किया जा रहा है कि चाहे हूती हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हमास हो, उसको आप थमा दोगे न्यूक्लियर वेपन, वो कहीं पे भी घुस करके कुछ भी कर सकता है। तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो दुनिया को अब ये भी तय करना पड़ेगा कि अगर ईरान के पास आप कहते हो कि न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए, तो पाकिस्तान के पास क्यों होना चाहिए? उसके न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर भी नज़र डालने की आवश्यकता है। आदर उसको सीज करो या फिर उसके इस्तेमाल करने का तरीका कुछ इस तरीके से बनाओ कि पाकिस्तान इस तरह के वेपन का इस्तेमाल अपने मनमर्जी से नहीं कर सकता। कई बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में, बहुत इस तरह के जो है प्रावधान क्रिएट किए जा सकते हैं, क्योंकि ये रोग स्टेट्स हैं।
ये जो है दे आर पार्ट ऑफ एक्सिस ऑफ इविल। इनके अंदर जो है वो मानवता नाम की कोई चीज नहीं है। ये न्यूक्लियर बॉम्ब रख लेंगे और पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करेंगे। देखिए अमेरिका ब्लैकमेल होता है ना भाई पाकिस्तान से, क्यों आना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप को, कहीं न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा। भाई इंडिया ने कहा न्यूक्लियर वॉर, आप डर गए, कह पाकिस्तान के लोग पागल हैं। अरे भाई पागल हैं तो उसका इलाज होगा ना, उनको मेंटल असाइलम में डालना होगा, या फिर डर के मारे आप उसको तरह तरह के जो है आप। और ये जो पाकिस्तान की जो टेक्निक है कि भाई हम तो न्यूक्लियर स्टेट है और उसको IMF से भी पैसा मिल जाता है, इधर से भी मिल जाता है, उधर से भी, वो तमाम यही काम फिर ईरान भी करता। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। मुझे लग रहा है कि 5 दिनों की लड़ाई में पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। पेट्रोल की कमी हो गई है। 1 सप्ताह और अगर ये खिंच गया तो पाकिस्तान में तो कराची हो कि लाहौर हो कि इस्लामाबाद हो, उनके आर्मी के लिए भी पेट्रोल और डीजल की जो है वो किल्लत हो जाएगी। बिल्कुल। और बात करें आर्मी चीफ आसिम मुनीर की सर, तो अमेरिका गए, भारी बेइज्जती हुई, कई वीडियो सामने आए हैं, उन्हीं के सामने नारेबाजी हो रही है। इतने दिन से वो अमेरिका में आखिर कर क्या रहे हैं? देखिए डर तो आसिम मुनीर को इस बात का था ही कि अमेरिका में हम कहां कहां दिख सकते हैं, कहां दिखना चाहिए, और हमें अमेरिका के सेना से या फिर अमेरिकी प्रेसिडेंट के साथ दिखना चाहिए कि नहीं। क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति अब ये है ईरान के संदर्भ में कि ईरान से इजराइल का युद्ध चल रहा है, और वैसे में पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिशियन ये चाह रहे हैं कि नहीं, हमको दिखना चाहिए इस्लामिक ब्रदरहुड के साथ, मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ, और इन देशों का समर्थन हमें करना चाहिए। इसलिए तो 21 देशों ने साइन किया, उसमें सऊदी अरब भी है, कुवैत भी है, इराक भी है। ये सारे देश हैं जो उसके आसपास है, क्योंकि पहले भी 3 बार अरब और इजराइल के बीच जंग हो चुका है, और तीनों बार इजराइल ने इन लोगों को पटकनी दी, और इसलिए इन लोगों को लगता है कि जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म हो जाए। इजराइल के सामने हम टिकेंगे नहीं। इजराइल के साथ अमेरिका भी खड़ा है और कुछ और देश खड़े हैं। भारत जैसा देश भी अभी इजराइल के समर्थन में खड़ा है। तो ऐसे में पाकिस्तान के अंदर ये लग रहा है कि हमें मुस्लिम होने के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड की बात ये करनी ही चाहिए और ईरान को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वहां के हुक्मरान ये सोचते हैं कि अगर हम अमेरिका के खिलाफ गए तो फिर अमेरिका सारा फंड बंद कर देगा, खजाना खाली हो जाएगा, फिर भूखे मरना पड़ेगा। एक तो भारत ने पहले से ही हमारे गर्दन को मरोड़ कर रखा है, पानी नहीं मिल रहा, यहां आर्थिक संकट की स्थिति है, इनडायरेक्ट रूट से व्यापार खत्म कर दिया है। और ऐसी स्थिति में अगर आसिम मुनीर दिख गया अमेरिका के बड़े लीडर्स के साथ, ट्रंप के साथ, तो वैसी स्थिति में पाकिस्तान के अंदर ही विस्फोट हो जाएगा। और पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टियां विपक्ष में बैठी है, इमरान खान जैसे लोग, ये सारे लोग जानते हैं कि अगर आसिम मुनीर वहां पर गया है डील करने के लिए, मतलब इनडायरेक्टली पूरी सरकार पर सेना का कब्जा है। तो ऐसे में डेमोक्रेसी तो खतरे में है ही। डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो पॉलिटिकल पार्टियां कहां रहेगी। तो अभी वो उस ढेर पर खड़ा है जहां एक चिंगारी लगे पाकिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो सकता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो ईरान से नजदीकी, इजराइल से दूरी और देश के भीतर ईंधन संकट, ये सब मिलकर पाकिस्तान को उस बवंडर में घसीट रहा है जहां से निकल पाना बेहद मुश्किल होगा। और सबसे बड़ा संकट परमाणु खतरे का है। परमाणु स्थिरता पर सीधा खतरा पैदा होता नजर आ रहा है। परमाणु की धमकी देने वाला पाकिस्तान अब परमाणु को लेकर ही बुरा फंस चुका है। आज पाकिस्तान का परमाणु भविष्य ना तो सुरक्षित है ना ही भरोसेमंद। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।